तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति बिना किसी शक के हमारे समय की सबसे बड़ी तकनीकी सफलताओं में से एक है। यूपीआई, क्यूआर कोड्स और डिजिटल वॉलेट्स ने हम सब के लिए रोजमर्रा की खरीदारी को कितना आसान बना दिया है ना? बस एक टैप किया और 1 सेकंड में पैसा यहाँ से वहाँ। लेकिन आज हम इस सुविधा के पीछे छिपे एक ऐसे पहलू को समझने वाले हैं जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता है। हम बात कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को 24 घंटे चालू रखने वाले उस विशाल भौतिक बुनियादी ढांचे की, और सबसे अहम बात, पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके अदृश्य प्रभाव की। सोचिए जरा, क्या हमारी ये शानदार डिजिटल सुविधा खामोशी से किसी पर्यावरण संकट को तो बढ़ावा नहीं दे रही? जब हम कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो वो अनुभव इतना जादुई और झंझट मुक्त लगता है कि ऐसा महसूस होता है मानो सब कुछ हवा में ही हो गया हो, एकदम वायरलेस। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या बिना किसी कागज के होने वाली ये लेन देन पर्यावरण के लिए पूरी तरह से ग्रीन या सुरक्षित है? आज हम इन्हीं सवालों की गहराई में उतरेंगे। अब देखिए, नकद पैसे या कैश को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं। कागज के नोटों को छापने और उन्हें बदलने की एक पूरी प्रक्रिया होती है जो हमें साफ दिखाई देती है। लेकिन इसके उलट डिजिटल मनी बिल्कुल शांत और अदृश्य है। ये वायरलेस तरीके से काम करता है जो हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा कर देता है। हमें लगता है कि चूंकि कोई कागज नहीं छप रहा, कोई पेड़ नहीं कट रहा, इसलिए ये प्रक्रिया पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। पर सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या खेल चल रहा होता है। आप किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और महज 2 सेकंड के अंदर एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपका स्मार्टफोन पहचान की पुष्टि करता है, फिर टेलीकॉम नेटवर्क उस डेटा को आगे भेजता है, कोई दूर बैठा सर्वर उस जानकारी को एन्क्रिप्ट करता है और अंत में क्लाउड स्टोरेज उस लेन देन को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। यह हजारों जटिल कंप्यूटिंग प्रक्रियाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती हैं, लेकिन इन्हें करने के लिए असल दुनिया की बड़ी-बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये सब कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। अनुमान है कि 2026 तक भारत का रियल टाइम पेमेंट इकोसिस्टम हर महीने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों लेन देन प्रोसेस कर रहा होगा। ये संख्या सच में दिमाग घुमा देने वाली है। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड लाखों लोग लगातार पेमेंट कर रहे हैं। इतने विशाल सिस्टम को बिना 1 सेकंड रुके चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी उतना ही विशाल और बेतहाशा ऊर्जा की खपत करने वाला होता है। और यही एंट्री होती है इस अदृश्य बुनियादी ढांचे की। 99.9% अप टाइम बनाए रखना कोई मजाक नहीं है। सिस्टम कभी डाउन न हो ये सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत सर्वर्स, टेलीकॉम टावर, कूलिंग सिस्टम, बैकअप के लिए डीजल जनरेटर और विशाल क्लाउड डेटाबेस को 24 घंटे 7 दिन चालू रखना पड़ता है। ये कोई हवा में चलने वाला जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी संसाधन सोखने वाली औद्योगिक मशीनरी लगातार काम कर रही है। तो चलिए इस सिस्टम की पहली परत को खोलते हैं, डेटा सेंटर्स की पानी की भारी मांग। हम सब जानते हैं कि भारत में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, राइट? तो इन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के सर्वरों को पिघलने से बचाने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में जहां पहले से ही पानी की किल्लत है, वहां एक अकेला बड़ा डेटा सेंटर अपने सर्वरों को ठंडा रखने के लिए हर साल लाखों लीटर पानी पी जाता है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिस पर अमूमन कोई बात नहीं करता। इन सर्वरों को ठंडा करने के लिए बहुत ही भारी भरकम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इवेपोरेटिव कूलिंग, चिल्ड वाटर लूप्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एसी सिस्टम दिन रात चलते रहते हैं। अब विडंबना देखिए, जिन डिजिटल सिस्टम्स को हम पर्यावरण के अनुकूल या इको फ्रेंडली मानकर अपना रहे हैं, वही सिस्टम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शहरों में पानी के संकट को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये कूलिंग तकनीकें जमीन का काफी सारा पानी खींच लेती हैं। पानी की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरी परत पर। इस तुरंत मिलने वाली सुविधा के लिए बिजली की बेतहाशा खपत। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि इंस्टेंट पेमेंट्स की ये जादुई सुविधा एक बहुत बड़े औद्योगिक बैकएंड को छिपा लेती है। जब आप फोन से पेमेंट करते हैं तो आपको उसका कोई वजन महसूस नहीं होता, कोई धुआं निकलता नहीं दिखता। लेकिन असलियत में ये पूरी प्रक्रिया उन विशाल हाइपरस्केल सर्वर फार्म्स पर निर्भर करती है जो किसी छोटे औद्योगिक इलाके के बराबर बिजली सोख लेते हैं। अब मान लीजिए किसी वजह से पावर ग्रिड फेल हो गया, फिर क्या?
पेमेंट्स तो रुक नहीं सकते ना, इसलिए इन बड़े डेटा सेंटर्स में भारी भरकम डीजल जनरेटर लगाए जाते हैं। बिजली जाने पर ये जनरेटर पूरे के पूरे सर्वर कैंपस का भार उठा लेते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, हमारी ये साफ सुथरी क्लीन टेक असल में उन डीजल जनरेटरों पर टिकी है जो हवा में सीधा प्रदूषण घोलते हैं। और आपका वो एक छोटा सा पेमेंट हवा में ऐसे ही नहीं उड़ता, उसे लाखों मोबाइल टावरों, फाइबर ऑप्टिक तारों, नेटवर्क स्विचेस और एज सर्वरों के एक बहुत बड़े जाल से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें से कई टावर तो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में लगे हैं, जहां बिजली की कटौती बहुत आम है, और वहां भी नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए लगातार डीजल जनरेटर ही धड़कते रहते हैं। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी परत की तरफ, इन हार्डवेयर उपकरणों का छिपा हुआ जीवन चक्र। इस पूरे खेल में सिर्फ बड़े सर्वर या नेटवर्क ही नहीं है। जरा उन डिवाइसेस के बारे में सोचिए जो हम और व्यापारी हर रोज इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन, दुकानों पर रखे QR साउंड बॉक्स या वो POS मशीनें। इनके अंदर जो चिप्स और बैटरियां लगी होती हैं वो लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा और सोने जैसी दुर्लभ धातुओं से बनती हैं। इन लाखों करोड़ों डिवाइसेस को बनाने के लिए दुनिया भर से जमीन खोदकर इन खनिजों को निकाला जाता है। और इन धातुओं को निकालने के लिए जो माइनिंग या खनन होता है, उसका पर्यावरण पर पड़ने वाला असर सच में डराने वाला है। बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, पानी का जहरीला होना और वन्य जीवों के घरों का उजड़ना, ये सब उसी का नतीजा है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारा पेपरलेस होने का ये जो डिजिटल सपना है, वो असल में उन्हीं खनिजों पर टिका है जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाकर निकाले जाते हैं। और हाँ, ये डिवाइसेस हमेशा तो चलते नहीं। बैटरी खराब हुई या कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया तो पुराना डिब्बा बेकार। हमारे छोटे व्यापारियों के पास इन्हें सही तरीके से रिसाइकिल करने का कोई सिस्टम नहीं होता। तो नतीजा क्या निकलता है? ये सब कचरे के ढेरों में बदल जाता है, जिनमें खतरनाक जहरीली धातुएं होती हैं जो धीरे धीरे हमारी मिट्टी और पानी में घुलने लगती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम डिजिटल पेमेंट करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं समाधान की। तकनीक को टिकाऊ तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारा मकसद डिजिटल इनोवेशन पर ब्रेक लगाना नहीं है, बल्कि इसे जिम्मेदारी के साथ मैच्योर करना है। हम उसी विरोधाभास पर वापस आते हैं। ये बात 100% सच है कि डिजिटल सिस्टम ने कागज और ATM मशीनों पर हमारी निर्भरता कम की है, लेकिन शहरों का बढ़ता तापमान, डेटा सेंटर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन और करोड़ों लेन देन से निकलने वाला कार्बन, ये सब वो छिपी हुई लागतें हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, इसलिए आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं पर एक बहुत ही शानदार और असरदार समाधान सामने आता है, जिसे ग्रीन कोडिंग कहते हैं। ग्रीन कोडिंग का सीधा सा मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो काम तो पूरा करें, लेकिन बेवजह की कंप्यूटिंग पावर खर्च ना करें। जब सॉफ्टवेयर हल्का और चुस्त होगा तो सर्वर को उसे प्रोसेस करने में कम मेहनत लगेगी और कूलिंग भी कम करनी पड़ेगी। सोचिए, अरबों लेन देन में ये छोटा सा बदलाव कितनी भारी मात्रा में ऊर्जा बचा सकता है। इसके अलावा भी भविष्य के लिए कई व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे डेटा सेंटर्स को कोयले की बिजली के बजाय सोलर या विंड एनर्जी से चलाना, पानी को रिसाइकिल करने वाली कूलिंग टेक्निकें अपनाना, और सबसे जरूरी, हार्डवेयर के लिए सर्कुलर इकोनॉमी या बायबैक प्रोग्राम शुरू करना, ताकि पुराने डिवाइसेस को कचरे में फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया जा सके। ये वो कदम है जो हमारी व्यवस्था को सच में मजबूत और सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम एक ऐसा डिजिटल भविष्य बना सकते हैं जो उस भौतिक दुनिया को ही बर्बाद न करे जिस पर वो टिका हुआ है? हमें ये समझना ही होगा कि एक सच्ची और उन्नत डिजिटल अर्थव्यवस्था सिर्फ तेज होने से नहीं बनती, उसे संसाधनों के मामले में भी समझदार होना चाहिए। अगली बार जब आप कोई QR कोड स्कैन करें तो याद रखिएगा कि इस सुविधा की एक कीमत है, और अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस कीमत को कम कैसे करते हैं।